Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Namami Gange program. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. It is also important from our syllabus GS paper 3 environment and pollution point of view. सबसे पहले समझते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। तो इस प्रोग्राम को 2015 में लॉन्च किया गया था। जैसा नाम से ही आप समझ रहे हैं, गंगा रिवर बेसिन को क्लीन करने का मेन पर्पस है नमामि गंगे प्रोग्राम में। अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। तो गंगा नदी हमारे देश में नेशनल रिवर की तरह मानी जाती है और उसके क्लीनिंग का पर्पस है नमामि गंगे प्रोग्राम का। ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, इसको स्टार्ट किया गया अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन 2011। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 में स्टार्ट किया गया और इसी मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे प्रोग्राम 2015 में स्टार्ट किया गया। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो 2011 में स्टार्ट किया गया है, it is implemented by National Ganga Council which is chaired by our Prime Minister himself। तो ये बातें बस आपको याद रखनी है। प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स आ रहा है तो फैक्चुअल चीज़ है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 में, उसके अंतर्गत 2015 में नमामि गंगे प्रोग्राम। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी नेशनल गंगा काउंसिल, जिसके चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री जी। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों हम नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में समझ रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है द सक्सेस ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम। अभी नमामि गंगे प्रोग्राम पे अगर कभी मेंस में कुछ सवाल आ जाए तो कुछ उसके कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। एक बार इमेज ठीक से देख लीजिए, लाइन बाय लाइन रटने की कोशिश मत कीजिए। देखते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गंगा रिवर के जो बैंक्स पे अलग अलग जगहों पे जो डिस्चार्ज होते हैं उनको पहले ट्रीट करके फिर डिस्चार्ज किया जाए। रिवर सरफेस क्लीनिंग, अफॉरेस्टेशन अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की मॉनिटरिंग, बायोडाइवर्सिटी को रेगुलर मॉनिटर किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस। गंगा ग्राम, तो अलॉन्ग द गंगा रिवर जो विलेजेस को डिक्लेयर किया गया है गंगा ग्राम, जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है रिगार्डिंग क्लीनलीनेस ऑफ गंगा रिवर। तो अब एक दूसरा आर्टिकल भी देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो आर्टिकल कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से अपलॉज मिला है हमें, लेकिन दूसरा एक द हिंदू का आर्टिकल है। वो कहता है कि डिस्पाइट दिस सक्सेस इन नमामि गंगे प्रोग्राम, अभी भी हमारे देश के जो अलग अलग नदियां हैं उनका पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा है। वो बात अलग है कि पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज, या आप कह सकते हैं जो पॉल्यूटेड स्ट्रीम्स हैं उनके नंबर्स कम हुए हैं। इन 2018 द नंबर ऑफ पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज वेर 351, इट हैज़ कम डाउन टू 311 इन 2022, येट द पॉल्यूशन लेवल रिमेन्स क्वाइट हाई इन द इंडियन रिवर्स। देखिए, सारे डेटा आप याद नहीं कर सकते, मुझे पता है, लेकिन कुछ की डेटा आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मेंस पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि असम हैज़ नो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स एफ्लुएंट्स इन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके अलावा WHO के कैटेगराइजेशन के हिसाब से अगर किसी भी वाटर बॉडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो दैट वाटर बॉडी इज अनफिट फॉर बेथिंग। गंगा नदी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 26 के आसपास है, तो मतलब बेयरली इट मैनेजेस फॉर गेटिंग डिक्लेयर्ड फिट फॉर आउटसाइड बाथ। जबकि कई सारी ऐसी नदियां हैं जैसे साबरमती हो गया, सुबर्न रेखा, इवन गोदावरी, all such rivers are not fit for outside bathing because of the high biological oxygen demand. Few data keep in mind. If some question comes on river pollution, you will be able to quote these data. The next article is about dark patterns, and this topic is important from our syllabus GS paper 3, awareness in IT, computer,
सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक वाले सेगमेंट में। ज़रा देखते हैं डार्क पैटर्न है क्या। कई दफ़ा आप जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ पॉपअप स्क्रीन मिलता है, लिखता है कि आपने 1 लाख का लॉटरी जीत लिया, या इस तरह के कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, प्लीज़ क्लिक हियर टू अग्री एंड ऑल। अब इतने सारे स्क्रीन से एक के बाद एक खुलते हैं कि आप उसको क्लिक कर देते हैं गलती से, क्योंकि आप हर एक चीज़ को तो पढ़ नहीं सकते। और उसके बाद फिर कई सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, आपको कुकीज़ नोटिस आते रहते हैं अक्सर। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इन्हीं को कहा गया है डार्क पैटर्न। तो डार्क पैटर्न का डेफिनेशन हो सकता है अनएथिकल यूजर इंटरफेस दैट मिसलीड्स और ट्रिक्स यूजर टू डू समथिंग दैट दे डोंट वांट टू डू। आपको किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको इसके कुकीज़ सेलेक्ट नहीं करना है, येट इट मिसलीड्स यू टू सेलेक्ट दैट कुकीज़। कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं डार्क पैटर्न के, जैसे बेसलेस काउंटडाउन ऑन ऑनलाइन डील्स। आप देखते हैं 28 आवर्स 50 मिनट्स टू गो, अननेसेसरी है, जस्ट टू क्रिएट सम हाइप। कंडीशंस इन फाइन प्रिंट, डिटेल में लिखा रहता है जो ठीक से दिख भी नहीं पाता, जिसके कारण एडिशनल कॉस्ट लग जाता है। मेकिंग कैंसिलेशन बटन हार्ड टू सी और क्लिक, साइलेंटली चार्जिंग क्रेडिट कार्ड्स आफ्टर फ्री ट्रायल एंड्स, यूजिंग डल कलर्स टू हाइड इन्फॉर्मेशन। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन छुपा करके हमारा कंसेंट लेने की जो कोशिश होती है इन वेबसाइट्स द्वारा, उसको कहा जा सकता है डार्क पैटर्न। तो डार्क पैटर्न में कई सारे जो बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जैसे एप्पल, अमेजन, स्काइप, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, ये गूगल, इनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे हैं डार्क पैटर्न प्रैक्टिस करने के। फॉर एग्जांपल अमेजन की अगर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन ने अमेजन को वार्निंग दी थी लास्ट ईयर, क्योंकि अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन अगर कैंसिल करने जाते हैं आप, तो उसमें कई सारे स्टेप्स, अननेसेसरी स्टेप्स ऐड किए गए। मतलब सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया कि कई सारे यूजर्स चाह करके भी उसको नहीं कर पा रहे थे। एंड दिस इज़ व्हेन यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर्स कम्युनिकेटेड टू अमेजन और डायरेक्टर्स कि आपको अपना सब्सक्रिप्शन का जो कैंसिलेशन का अप्रोच है उसको सिंप्लीफाई करना होगा। दिस कुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डार्क पैटर्न। तो यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर्स के डायरेक्शंस के बाद फिर अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन यूरोपियन यूनियन में सिंप्लीफाई किया गया, लेकिन इंडिया में आज भी ये प्रॉब्लम और ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसको कहा जा सकता है डार्क पैटर्न। ये नया टर्म है, आप कहीं आंसर राइटिंग में, एस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी आपसे इससे रिलेटेड इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is about Antarctic emperor penguins, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो अंटार्कटिक में मिलने वाले एम्पेरर पेंगुइन्स, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दे आर द टॉलेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑफ ऑल लिविंग पेंगुइन स्पीसीज एंड दे आर एंडेमिक टू अंटार्कटिका। अभी इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, सो दे आर कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटेंड इन IUCN रेड डेटा बुक। तो अभी इनके पॉपुलेशन पे कोई खास खतरा है नहीं, लेकिन करंट रिपोर्ट ये निकल कर के आ रही है कि अंटार्कटिका रीजन में भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जो आइस वाला रीजन है वो श्रिंक होता जा रहा है। इस कारण से अंटार्कटिका रीजन के भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो निगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है, उनके ऊपर हैम्पर हो रहा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बायोडाइवर्सिटी उसकी लगातार श्रिंक होते जा रही है, बिकॉज द आइस एरिया इज ऑल्सो श्रिंकिंग एंड द रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग। और अगर यही रेट रहा तो एज पर रिसेंट स्टडी, अगर दिस रेट ऑफ श्रिंकिंग ऑफ द आइस in Antarctica continues, then about 97% of the land-based Antarctic species may be lost by the year 2100, including the Antarctic emperor penguins. So this is how this report suggests कि world countries must come up with the solution in a joint manner to prevent decline of Antarctic biodiversity. कहाँ लिख सकते हैं इसका, मेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, कल हमने देखा था आर्कटिक रीजन में पोलर बियर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आज हम देख रहे हैं एंटार्कटिक एम्पेरर पेंगुइन्स के बारे में। कोई भी आंसर इनरिच तब होता है
जब आप उसमें अलग अलग फैक्ट्स करेंट टाइम्स के कोट करें। तो ग्लोबल वार्मिंग तो सब लोग लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ हार्मफुल, इट इज़ नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड इकोसिस्टम, बट इफ़ यू आर एबल टू कोट सम रिसेंट स्टडीज़ देन इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे आप दोनों ही पोल्स के ऊपर ऐसे डायग्राम बना करके अर्थ का दोनों ही पोल्स के ऊपर क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल में आप बता सकते हैं आर्कटिक रीजन में पोलर बियर्स, साउथ पोल में आप अंटार्कटिक एम्परर पेंगुइन्स के बारे में अगर आप कोट करेंगे तो इस तरीके से एग्जामिनर इंप्रेस होंगे और आपको बेहतर मार्क्स अवार्ड करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 200 years of tea discovery and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। टी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सब जानते ही होंगे। तो एक एरोमेटिक बेवरेज है, फ्रेश लीव्स से बनता है। उन लीव्स का साइंटिफिक नेम है कैमेलिया सीनेसिस। टी इज़ द सेकेंड मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड ड्रिंक इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन इज चाइना। इनफैक्ट चाइना में दुनिया का सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस भी होता है, यू कैन सी द डेटा हियर। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया है। टी इज़ कंसिडर्ड टू बी ए नेटिव प्लांट ऑफ ईस्ट एशिया। टी के अंदर मेन जो कंटेंट होता है वो होता है कैफीन, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। सोए हुए लोगों को भी, आधे नींद के लोगों को भी जगाने का काम करता है ये कैफीन। टी इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक पॉलीफेनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। एंटीऑक्सीडेंट्स तो आप जानते ही हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान या एजिंग वाले फैक्टर को स्लो करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि पॉलीफेनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं। आसाम टी की अगर चर्चा की जाए, आसाम इज़ हैविंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग एरिया बाय, और आसाम इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन बाय प्रोडक्शन। तो हमारे यहाँ की जो टी मिलती है उसका साइंटिफिक नेम है कैमेलिया सीनेसिस असामिका। और मेनली दो तरह के टी हमारे यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, सीटीसी एंड ऑर्थोडॉक्स। सीटीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया था लास्ट टाइम एपीएससी प्रीलिम्स में, तो इस बार तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी इससे आई होप आपको पता चल रहा होगा कि कहीं से भी किसी भी बारीक जगह से वो सवाल पूछ लेते हैं। तो सीटीसी का फुल फॉर्म क्रस टीयर कर्ल। हमारे यहाँ आसाम में सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स टी प्रोड्यूस होता है। आसाम का जो ऑर्थोडॉक्स टी है इसको जीआई टैग मिला हुआ है सिंस 2007। ऑर्थोडॉक्स टी इस तरह का होता है, कुछ पत्ते वाला दिखता है, जबकि सीटीसी टी कुछ इस तरीके का दानेदार दिखता है। अभी अगर बात की जाए कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टी इन इंडिया, तो वो शुरू हुआ है ईयर 1823 के बाद से। क्या हुआ ईयर 1823 में कि एक स्कॉटलैंड के ट्रेडर रॉबर्ट विलियम ब्रूस को इंट्रोड्यूस कराया गया टी प्लांट से। तब तक टी प्लांट हमारे यहाँ के लोकल नेटिव ट्राइब के लोग इस्तेमाल करते थे फॉर कंजम्पशन, उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता था। लेकिन असम के लोकल एंटरप्रेनर मनीराम दीवान साहब ने स्कॉटलैंड के एक ट्रेडर रॉबर्ट विलियम ब्रूस को इंट्रोड्यूस कराया विथ टी लीव्स। तो टी लीव्स तब तक हमारे यहाँ के लोकल ट्राइब जैसे कि सिंगपो ट्राइब वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते थे कंजम्पशन के लिए। मनीराम दीवान साहब ने रॉबर्ट ब्रूस को मिलाया सिंगपो चीफ बेसा गॉम से। उसके बाद से रॉबर्ट विलियम ब्रूस ने स्टार्ट किया कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टी इन आसाम। आसाम टी कंपनी वॉज लेटर ऑन फॉर्म्ड इन 1839। टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन जोरहाट वॉज क्रिएटेड इन 1911। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर वॉज क्रिएटेड इन 1970, जिसका नाम दिया गया है मनीराम दीवान साहब के नाम के बाद। एंड हियर इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ऑक्शन सेंटर एज फार एज वॉल्यूम ऑफ सीटीसी टी इज़ कंसर्न। टी को हमारे देश में नेशनल टी डे भी मनाया जाता है 21 सितंबर। इंटरनेशनल टी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अभी क्यों हम टी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार टी का कॉमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू हुआ 1823 में, जब रॉबर्ट विलियम ब्रूस को मिलाया गया सिंगपो चीफ बेसा गॉम से थ्रू मनीराम दीवान। तो अब इसके 200 साल पूरे हो रहे हैं इस इवेंट के, यानी कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टी के 200 साल पूरे हो रहे हैं इंडिया के अंदर। इस कारण से बात चल रही है कि इसको सेलिब्रेट किया जाए और इस साल को डिक्लेयर किया जाए एज इंडियन टी इंडस्ट्री ईयर। सिंस दिस ईयर ओनली इंडियन टी इंडस्ट्री वॉज बॉर्न। मनीराम दीवान साहब की बात की जाए तो ही वॉज फर्स्ट इंडियन टी एंटरप्रेनर and a commercial tea planter. He was martyred in freedom struggle of 1857. He was first native Indian to have his own tea states
at Sinamara of Jorhat and Senglung near Sonari. Important facts about Maniram Diwan with respect to prelims exam. He was known as Kalita Raja, especially in Upper Assam, and his notable book is Buranji Vivek Ratna. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गुड गवर्नेंस डे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा 25 दिसंबर जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन को हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. इसको गुड गवर्नेंस डे डिक्लेयर किया गया इन 2014 व्हेन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम. 2019 में इस तारीख को भारत सरकार ने एक नया इंडेक्स पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते. इसमें बस पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. In keystone species whose addition or loss from an ecosystem leads to major changes in abundance or occurrence. So the correct answer is option C. Or first president of Assam Sahitya Sabha, Padmanath Gohain Borua. That's all from our side for today. Thanks for watching.